हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला। तो यहाँ हम नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा 12th क्लास का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स उसको लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने 12th क्लास का एक जो पहला चैप्टर था उसको कवर कर लिया है। 11th वाले सिलेबस में हमने लिविंग वर्ल्ड कर लिया है। उसके बाद हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को चला रहे हैं और 12th में से हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो लगातार आपको इस तरह से 11 12 दोनों की वीडियो मिलती रहेंगी और 15 मार्च तक हमने आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए रिवीजन कराने के लिए आपको रिवीजन क्या बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। एक एक चीज़ जो आपको काम आएगी वो कराऊंगा। वो जो कि पेपर में आता है, वो जो आपको कोई नहीं बताता है, वो जो कहीं नहीं बताया जाता, वो जो एग्ज़ाम पूछता है वो मैं आपको बताऊंगा। और एनसीईआरटी को आपको ऐसे निचोड़ के दूंगा जैसे आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, जहां मैं निशान लगाऊंगा, जो मैं बोलूँगा, क्वेश्चन लिखूंगा कि ये आएगा, तो आप ये ध्यान रखना वही आएगा। ये गारंटी शुदा बात है। ठीक है ना भाई। फिर आपके कमेंट में आकर के कुछ भी लिख देना अगर ऐसा नहीं हुआ तो। ठीक है, तो विश्वास कीजिएगा। ठीक है ना, आपका भविष्य बदलने आए हैं हम। तो करते हैं शुरू उस चैप्टर को जो नाम है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पहले की वीडियो नहीं देखे तो आप कमेंट डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगी। नीट रिवीजन इस तरह से मैंने प्लेलिस्ट बनाई, वहाँ पर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। बात ऐसी है कि चैप्टर 2 जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में शुरुआती पैराग्राफ को धीरे से पढ़ते हैं। यहाँ आपको बताया गया है, बहुत सिंपल शब्दों में लिखा है कि भैया, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? The merits of flower that we enjoy gazing it, and the scent and the perfumes that we swan over, the rich colors that attract us, are all there as an aid to sexual reproduction. ये सभी जो हैं क्या sexual reproduction में मदद करते हैं। Flower do not exist only for us to be used for our own selfishness. All flowering plant show sexual reproduction. A look at the diversity of structure of the inflorescence. Floral part shows an amazing range of the adaptations to ensure formation of the end product of the sexual reproduction, the fruit and seed. तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि what are the end products of the sexual reproduction in flowering plant? तो seeds और fruit जो है they are the end product. Next in this chapter, let us understand the morphology, structure and the processes of sexual reproduction in flowering plant angiosperms. चलती आगे है हेडिंग हमारा नंबर 1 2.1 फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। यानी कि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट जो कि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है। लिखा है, ह्यूमन बीइंग्स हैव हैड इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस टाइम इमेमोरियल। बहुत सालों से हम फूलों का यूज करते रहे हैं अलग अलग जगह पर। जैसे लिखा है, फ्लावर आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू. They have always been used as symbol for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. List at least 5 फ्लावर की लिस्ट बना लेना आप, ये आपका काम है जो देते हैं किसी को। ठीक है, उनमें से गुलाब एक महत्वपूर्ण है। चलिए, फिर एक फ्लावर यहाँ दिखा गया भैया। इस फ्लावर का ट्रांसफर सेक्शन आपको दिखाया गया है। इसमें से कुछ चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए। जो आपका फ्लावर है वो आपका नीचे रखा होता है। फ्लावर का जो बेस है उसे हम थैलेमस कहते हैं। अगर ये फ्लावर का बेस जो है फ्लैट हो जाए तो भैया इसको फिर रिसेप्टिकल कहेंगे। ठीक है, रिसेप्टिकल जैसे कि आपको गेंदे में और उसमें जो सूरजमुखी, सनफ्लावर वगैरह में देखने को मिलेगा। फिर आपको मिलेगा यहाँ पर सेपल। तो सेपल जो है वो आपकी ग्रीन कलर के होते हैं, जो कि आउटर वर्ल्ड है, सबसे आउटर वर्ल्ड बनाते हैं। द वर्ल्ड इज कॉल्ड एज द कैलिक्स। ठीक है, सेपल का घेरा क्या कहलाता है? कैलिक्स कहलाता है। इसी तरह से आपको मिलेगा पेटल। पेटल का जो वर्ल्ड होता है उसको कहते हैं कोरोला। सेकंड वर्ल्ड है बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए। फिर आगे मिलेगा आपको एंथर और फिलामेंट, दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं स्टैमन। और स्टैमन बाबू जो है आपका, स्टैमन का जो वर्ल्ड होता है वो कहलाता है एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम जो है वो आपका नेसेसरी पार्ट है। ठीक है, फिर आपको मिलेगा द स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। तीनों को मिला करके आप कलेक्टिवली बोलोगे पिस्टिल, या फिर आप बोलते हो कार्पल। ठीक है, और इनका जो वर्ल्ड होता है, द फोर्थ वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर इज गाइनोइशियम। तो एक टिपिकल फ्लावर में 4 वर्ल्ड आपको देखने को मिलते हैं। बाहर से अंदर की ओर चलोगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोइशियम। अगर फ्लावर पिस्टिलेट है तो उसमें एंड्रोशियम नहीं होता। अगर फ्लावर जो है वो स्टामिनेट है तो उसमें पिस्टिलेट मतलब उसमें गाइनोशियम नहीं होता। ऐसा है।
तो ये 4 चीज़ें जो कि काफ़ी काम की हैं, और ध्यान रखना इसमें से हमें एंड्रोशियम और गायनीशियम पर काफ़ी जोर देना है। ठीक है, मैं आपको बताता हुआ चलूँगा कि एंथर को अगर हम कहें कि एंथर रिजेंबल्स टू द माइक्रोस्पोरोफिल, ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा अभी। माइक्रोस्पोरोफिल आपने जो है वहाँ पढ़ी होंगी, टेरिडोफाइटा में आपको याद होगा, और मेगास्पोरोफिल यहाँ ओवरी के लिए हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये मेगास्पोरोफिल अगर आपको याद हो, मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम होती है, याद होगा आपको। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। माइक्रोस्पोर बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे, मेल फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे, फिर उनसे गैमेट बनेंगे, गैमेट फ्यूज होंगे, गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फिर से प्लांट बनेगा। ये स्पोरोफाइटिक प्लांट होते हैं, जो डिप्लॉयड प्लांट है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, स्पोरोफाइटिक होते हैं। इनका मेन प्लांट बॉडी जो है वो 2n होता है, ये वाली बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है ना, चलिए आगे, ठीक है ना बात। तो आगे चलते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, ये वाली बात नोट कर लेना आप, मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल वाली। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ लिखा है कि टू द बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मोर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In class 11th, you have read the various part of the flower. Figure 2.1 will help you recall the part of the typical flower. Can you name the two part of the flower in which the two most important unit of sexual reproduction develop? तो एंड्रोशियम और गायनोशियम जो है उनके अंदर आपका डेवलप होते हैं मेल और फीमेल गैमेट, मतलब वहाँ एंथर होता है उसके अंदर होते हैं, और उधर ओवरी के अंदर होते हैं, वो पढ़ेंगे हम। फिर यहाँ शुरू हो जाता है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। मैं आपको एक बात दोबारा बताता हूँ, ये स्पोरोफाइटिक प्लांट है। स्पोरोफाइटिक प्लांट के अंदर बेटा ध्यान रखना डिप्लॉयड होता है सब कुछ। ठीक है, तो स्पोरोफाइट से पहले गैमेटोफाइट बनाएंगे हम, और गैमेटोफाइट से गैमेट बनाएंगे, गैमेट फ्यूज करेंगे, और गैमेट फ्यूज करके फिर से हम डिप्लॉयड कंडीशन पैदा करेंगे। तो यही एक लाइफ साइकिल हमें यहाँ इस चैप्टर में समझनी है। ठीक है, शुरू करते हैं, मेल वाले पार्ट से शुरू होगा, आप देखते हैं। कह रहे मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस and several hormonal and structural change are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral plymodium। तो बहुत सारे हार्मोनल परिवर्तन होने के बाद फूल खिलने से कई टाइम पहले फूल खिलने का जो निर्देश है वो दे दिया जाता है। आपको पता है, फोटोपीरियडिज्म में पढ़ेंगे 11th में। Inflorescences are formed which bear the floral buds and then the flower. In the flower, the male and female reproductive structures, the androecium and the gynoecium differentiate and develop। You may recollect that androecium consists of whole whorl of stamen। तो यहाँ से हम थोड़ा मार्क कर लेंगे, याद भी कर लेंगे कि एंड्रोशियम जो है वो आपका स्टेमन का वर्ल होता है। इसी तरह से आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो गायनीशियम है वो आपका कार्पल्स का वर्ल होता है, पिस्टिल का वर्ल होता है। गायनीशियम मतलब पिस्टिल मिल करके कार्पल मिल के गायनीशियम बनाते हैं, और एक कार्पल में 3 चीज़ें होती हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। ठीक है, मेन पार्ट उसमें ओवरी है। चलिए अब यहाँ शुरू होता है द स्टेमन, द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। तो सबसे पहले हम स्टेमन पर बात करते हैं। स्टेमन क्या है? स्टेमन होता है, ये जो फोटो बना हुआ है यहाँ पर, इसे देखो आप, एक फिलामेंट है, उसके ऊपर एक एंथर लगा हुआ है। ठीक है, सामान्यतः जो एंथर होते हैं उसके कुछ सवाल मैंने यहाँ नोट किए हैं। सामान्यतः जनरली जो एंथर होते हैं बाबू वो बाइलोब्ड होते हैं। कैसे होते हैं? बाइलोब्ड एंथर होते हैं नॉर्मली, और डायथीकस होते हैं। हर एक जो आपका लोब है उसमें आपकी 2 चैम्बर होते हैं, 2 थीका होते हैं। वहाँ आपकी 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है नॉर्मली, क्योंकि आपको पता है मैंने कहा था एंथर को हम क्या रिजेंबल कर रहे हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। क्या कर रहे हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। और माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर होगी माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम जरूर होगी क्योंकि ये माइक्रोस्पोरोफिल है। माइक्रोस्पोरोफिल आपका किसका मॉडिफिकेशन है? लीफ का, सेक्सुअल लीफ का मॉडिफिकेशन है ये, अगर आपको मैं बता दूं तो। क्योंकि फ्लावर जो है मॉडिफाइड शूट है तो उसमें जो निकलेगा वो लीफ होंगी। दैट्स वाई द एंथर इज ए लीफ। अगर आप टेरिडोफाइटा में जाकर के देखेंगे तो समझ में आएगी बात। तो यहाँ मिलेगा माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम बनाती है, रखती है। तो यहाँ आपको डायथीकस एंथर में नॉर्मली 4 माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेंगी। तो ये एक्सेप्शन आप यहाँ से कोशिश करना, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना कि मोनोथिकस एंथर जो है वो मालवेसी फैमिली में मिलता होता है। इसका सवाल आपको बनेगा, आपको पूछा जाएगा, चाइना रोज के एंथर के बारे में सवाल होंगे। तो मालवेसी फैमिली जो है वो चाइना रोज की है, कॉटन की है। ठीक है ना, तो उसमें आपको
मोनोथिकस एंथर मिलेंगे। तो चाइना रोज, लेडी फिंगर कॉटन एग्जाम्पल हैं। जो मोनोथिकस एंथर जो है वो 22 स्पोरेंजिएट होते हैं, वहाँ 2 स्पोरेंजियम होती हैं। ये वाली बात आप जरूर नोट कर लें। और मोनोस्पोरेंजिएट एंथर भी होता है जो कि आर्सिथोबियम में आपको मिलेगा। तो यहाँ से मैंने कुछ एक्सेप्शन डाल दिए हैं, कहीं पढ़ने में आए तो आप ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से और अपनी कॉपी में नोट कर लेना। कॉपी नहीं बनाना, बुक में नोट करना, ये ध्यान रखा। तो ये एक्स्ट्रा बात थी। लेकिन अगर नॉर्मल एंथर की बात करें तो बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, 4 स्पोरेंजियम रखता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं लिखा क्या है। यहाँ लिखा है कि फिगर दिस शोज दैट द टू पार्ट ऑफ द स्टेमन, द लॉन्ग एंड द सिलेंडर स्टॉक और द फिलामेंट एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, सब में नहीं पर जनरली बाइलोब्ड है, तो वो आपको एंथर कहलाती है। द प्रॉक्सिमल एंड, ये नीट में आता है सवाल, ध्यान रखना, आया भी था शायद से। प्रॉक्सिमल एंड बेटा ये होता है जो एंथर के साथ जुड़ता है। फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड ये है जो एंथर से जुड़ा है, और सॉरी फिलामेंट का डिस्टल एंड ये है जो यहाँ जुड़ा है इसके साथ में एंथर के। और प्रॉक्सिमल एंड जो है ये होता है नीचे वाला, ये जो है आपका जाकर के थैलेमस से या फिर सेपल से जुड़ा होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे अब, ये स्टेटमेंट नीट में आएगा, मार्क करो। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। ये तो बच्चों को याद नहीं रहता प्रॉक्सिमल कौन सा होता है। प्रॉक्सिमल वो है जहाँ से कोई चीज़ ओरिजिनेट होती है, वो प्रॉक्सिमल होता है, और जहाँ पहुँचती है वो डिस्टल है। जैसे ये डिस्टल एंड है और ये प्रॉक्सिमल एंड है। ठीक है, फिर लिखा है द नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमन आर वेरिएबल इन द फ्लावर, डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग तरह के होते हैं। इफ़ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम द 10 फ्लावर, each from the different species, and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat and diagram, ये हमें नहीं करना है, ये सवाल नहीं है कुछ भी। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ लिखा है टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। तो ये हमें पता ही है, नॉर्मली एंथर जो है वो 2 लोब रखता है, और हर एक लोब में आपकी 2 थीका होते हैं नॉर्मली। तो डायथीकस होता है, बाइलोब्ड होता है, और एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो है वो पूरी लंबाई में उसको बांटती हुई नीचे तक आती है थीका को। एंड लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। तो अब आइए देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर में क्या होता है। तो मैं पहले आपको ये पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। द एंथर इज ए 4-साइडेड टेट्रागोनल टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। क्योंकि नॉर्मली 4 स्पोरेंजियम है तो इसके लिए एक वर्ड यूज कर लेते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, ये द माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। तो ये बाद में अगर मैं आपको बता दूं कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही पोलन ग्रेन बनेगा, तो ध्यान रखना फिर हम इसको पोलन सैक कहेंगे जब इसमें पोलन ग्रेन बन जाएगा। वो आप समझोगे आगे चल के कैसे बनेगा, परंतु जब आपका माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन ग्रेन बन जाएगा तब वो पोलन सैक कहलाती है। फिर लिखा है दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन। तो बाद में इनमें क्या भर जाते हैं, पोलन ग्रेन। तो एक बार यहाँ पर चलते हैं, कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आएगी बात क्या है। देखो ये एक डायग्राम बनाया है मैंने। नॉर्मल एंथर है, इमेच्योर एंथर है। कैसा है, इमेच्योर एंथर है। तो इमेच्योर एंथर की एक खास बात होती है कि 2 लोब के बीच में यहाँ पर एक टिश्यू है, उसे कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं, कनेक्टिव। तो कनेक्टिव जो है 2 लोब को जोड़े रखता है। कनेक्टिव के अंदर आपको वेस्कुलर बंडल्स मिलेंगे। ये पूछ लेते हैं सवाल, कनेक्टिव के अंदर क्या होता है, तो आप बताओगे कि 2 एंथर के लोब को जोड़े रखता है। एक स्टेराइल पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव नहीं होता, और उसमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। फिर यहाँ लिखा है कि ये जो आपको दिख रहा है, तो इसमें शुरुआत में ऐसा होता है कि जो हाइपोडर्मिस होती है उसकी कुछ सेल्स किनारों से, 4 तरफ से, चारों किनारों से, ऐसा किताब में नहीं दिया, मैं समझा रहा हूँ। एंथर में जो है चारों किनारों से हाइपोडर्मिस की कुछ सेल डिफ्रेंशिएट होकर के लार्ज सेल आर्चीस्पोरियल सेल बनाती हैं, जो कि डिप्लॉयड होती हैं। आर्चीस्पोरियल सेल जो है फिर आपकी पेरिक्लाइनल डिवाइड करती है और 2 सेल बनाती है, पैराइटल सेल और स्पोरोजीनस सेल। पैराइटल सेल फर्दर कई बार माइटोटिक डिवीजन करने के बाद, ठीक है, 3 to 4 5 लेयर स्पोरेंजियम की वॉल बनाती है।
और स्पोरोजिनस जो सेल है वो आपकी स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती है। तो देखो पैराइटल वॉल के लिए लिखा है मैंने, डिवाइड बाय मैनी टाइम माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म 3 to 5 लेयर माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल। और उसके बाद लिखा है कि स्पोरोजिनस सेल जो कि डिप्लॉयड थी, ध्यान रखेंगे स्पोरोजिनस सेल डिप्लॉयड ने बनाया स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये एक 4 लेयर कुछ की स्ट्रक्चर हमारे सामने बन जाती है, जो कि एंथर में जब मैच्योर हो जाता है तो चारों किनारों पर बनती है। मैच्योर एंथर में इधर 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 चारों किनारों पर आपको दिखेगी। ये क्या है, इसमें इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में सबसे बाहर जो मिलेगी वो इपिडर्मिस, तो एंथर की इपिडर्मिस होगी। उसके अंदर की लेयर को आप एंडोथीशियम कहते हैं। ये यार ध्यान रखना प्लीज़। हाँ, उसके अंदर वाली लेयर क्या है, ये एंडोथीशियम है। फिर उसके अंदर मिडल लेयर होंगी 2-4 जितनी भी, ठीक है। उसके अंदर सबसे लास्ट की लेयर होती है टैपेटम। तो टैपेटम जो है दैट इज सराउंडिंग द स्पोरोजिनस टिश्यू, दैट इज अ डिप्लॉयड टिश्यू, फर्टाइल टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम हैविंग सेल्स, ठीक है, दे आर नाउ टिश्यू, अभी वो टिश्यू है। तो उसको सराउंड करके जो सेल्स लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज द टैपेटम। टैपेटम के फर्दर फंक्शंस हैं, कुछ उनको देखेंगे एक एक करके। अब यहाँ बात क्या होती है, बात ये होती है कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो है उसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो अलग हो जाती हैं, टिश्यू अलग हो जाएगा। टिश्यू अलग होने के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है, दे आर डिप्लॉयड ऑल्सो। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, उससे आपके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, दे आर हैप्लॉयड। क्योंकि एक किसी भी सेल के अंदर आपकी जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसकी जो सेल्स हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आपकी डिवाइड करेंगी मियोसिस से, तो बनाएंगी माइक्रोस्पोर्स। क्योंकि मियोसिस हुई है तो हैप्लॉयड बनेगा, और हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स 4-4 के जो पेयर में 4-4 में जुड़े हुए हैं उसे कहते हैं टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा, किसका, माइक्रोस्पोर टेट्राड का। वो टाइप के अलग अलग टाइप के माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं, वो एक अलग मसला है, कैसी शेप है, टेट्रागोनल है, ठीक है, और टेट्राहेड्रल है, क्या कैसी है, लीनियर है, डेकासेट है, टी शेप है, वो बहुत टाइप है, उस पर नहीं जाना है। तो हमें यहाँ देखना है कि 4 जो हैं 4 माइक्रोस्पोर, इसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करके मियोसिस करके 4-4 के टेट्राड बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो हैप्लॉइड होगा क्योंकि मियोसिस हो चुकी है। अब जो टैपेटम है इसकी बात सुन लो, टैपेटम जो है इनका नरिशमेंट करेगी। दूसरा, चारों टेट्राड को अलग करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, कैलेज। टेट्राड जो है वो कैलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट से जुड़े रहते हैं। तो जो आपका टैपेटम होती है दैट इज सिक्रेटिंग द कैलेज एंजाइम which will dissociate the all 4 tetrad because it have capability to break that particular callose carbohydrate। तो उसकी वजह से वो आपके अलग अलग हो जाएंगे। फिर आपके होंगे माइक्रोस्पोर्स। अब किसके अंदर भरे होंगे माइक्रोस्पोर भरे हुए हैं किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, बहुत सारे दुनिया भर के। दूसरा काम है टैपेटम का, सुन लीजिए। अब माइक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर देखो, आगे भी देखेंगे, यहाँ भी देख लेते हैं। माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर में बाहर एक लेयर है इंटाइन जो कि आपकी पैक्टो सेल्यूलोज की बनी है। बाहर की लेयर है एक्साइन। तो एक्साइन जो है स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन जो है ये लिपिड की भरी हुई कुछ थैलियाँ जो कि बनाती है टैपेटम, यूबिस्ट बॉडी जिन्हें कहते हैं, प्रो यूबिस्ट बॉडी, वो आपकी स्पोरोपोलिनिन बनाती हैं। और फिर जो आपका माइक्रोस्पोर है उसके बाहर की तरफ एक स्पोरोपोलिनिन की लेयर का डिपोजिशन हो जाता है। स्पोरोपोलिनिन की लेयर जो है वो बहुत हार्ड होती है, कैसी होती है वो सब बारे बाद में करेंगे, पर अभी के लिए एक माइक्रोस्पोर के बाहर एक इंटाइन है अंदर की तरफ और एक बाहर एक एक्साइन की लेयर होती है, ठीक है। ये बन गया आपका माइक्रोस्पोर। फर्दर अगर माइक्रोस्पोर का भविष्य देखोगे तो माइक्रोस्पोर डेवलप करेगा और माइक्रोस्पोर डेवलप करके मेल गैमेटोफाइट बनाता है। आप एक बात अपने कान पर बांध लीजिए, अगर किसी का भी स्पोर है ना, यहाँ प्लांट में हम बात करेंगे, सेक्सुअल स्पोर्स अगर है तो वो गैमेटोफाइट बनाते हैं। स्पोर भविष्य में बड़ा होकर डिवाइड करके जो भी करे गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। स्पोर, ठीक है, गैमेटोफाइट फॉर्म करेगा स्पोर डिवाइड करके 2 सेल बनाए, 4 बनाए, 10 बनाए, टिश्यू बनाए, प्लांट बनाए, कुछ बनाए, पर वो बनाएगा गैमेटोफाइट ही। तो माइक्रोस्पोर जो है अब क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट, जिसे हम यहाँ पर पॉलन ग्रेन कहते हैं। समझ आई मेरी बात, ये ध्यान रखना, इसका डेवलपमेंट आगे पढ़ेंगे। यहाँ फिर आपको मिलेगा कि जो आपकी टैपेटम है वो एंटोमोफिलस जो प्लांट होते हैं जिनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, वहाँ पॉलन किट का निर्माण करती है।
पॉलन किट ऑयली होती है, स्टिकी होती है, कैरोटिनॉइड की बनी होती है। ये आपको अगर जी करे तो आप नोट कर ले, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए एनसीईआरटी पर चलते हैं। क्या लिखा है? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम लिखा है, इन ट्रांसवर्स सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन एंड इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, द एपिडर्मिस बाहर, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड द टेपेटम. The outer 3 wall layers perform the function of protection and help in the digestion of anther. ये मार्क करो, ये सवाल नीट में आएगा। डाइजेशन ऑफ एंथर कौन मदद करता है? एंडोथीशियम करती है, ज़्यादा तो एंडोथीशियम ही करती है, वो हम बता देंगे आपको आगे। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टेपेटम, सबसे अंदर की लेयर टेपेटम कहलाती है। एंड इट नरिशेस द, ये मार्क करो, सवाल बनेगा बस, यही सवाल यहाँ से बहुत सालों से पूछा जाता है। टेपेटम विल नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, ये पूछते हैं, बस मार्क कर लो, आएगा। और ये आएगा डाइजेशन ऑफ एंथर में कौन कौन सी लेयर मदद करती हैं। सेल्स ऑफ द टेपेटम पोजेस डेंस, ये सवाल है भैया, पूछे जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, डेंस साइटोप्लाज्म जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, तो ये जनरली ज़्यादा न्यूक्लियस रखती है। इट बिकम बाई न्यूक्लियर ड्यू टू एंडोमाइटोसिस की वजह से पॉलीप्लॉइडी कर लेती है, एंडोपॉलीप्लॉइडी की वजह से ये हो जाती है ऐसी। तो ये कभी कभी पूछ लें कोई, तो आप बता देना ड्यू टू एंडोमाइटोसिस और एंडोपॉलीप्लॉइडी, इसके अंदर न्यूक्लियस की मात्रा बढ़ जाती है। फिर लिखा है, व्हेन द एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स दैट इज स्पोरोजीनस टिश्यू एंड दैट इज अ डिप्लॉयड टिश्यू इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। अब मैंने कहा था इसकी जो सभी सेल्स हैं, सारी सेल्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एक्ट एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक नहीं सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनती हैं। और जो नहीं बन पाती, जो डिवाइड नहीं कर पाती, वो बेचारी अपने आप को सौंप देती हैं पॉलन ग्रेन को कि भाई हमें खा लो, निपटा दो। फिर लिखा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है। यहाँ लिखा है कि एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। What would be the ploid of the cell? ये इतना आसान सवाल बच्चों वाला। टेट्रा जो प्लॉइड ही होगी टेट्राइड की, वो हैप्लॉइड होगी। अरे मियोसिस होगी ना भाई, मियोसिस के बाद क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ एक्सेप्शन मैंने फिर से डाल दिए हैं, कुछ अच्छे बच्चे का नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइपरेसी फैमिली में आपको एक्सेप्शन मिलेगा, साइप्रस में, रोटेंडस, साइप्रस रोटेंडस में आपको मिलेगा कि एक मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल अगर डिवाइड करती है, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म ओनली 1 माइक्रोस्पोर, ये एक एक्सेप्शन होता है, इसे नोट करें आप। ये एक माइक्रोस्पोर बनाती है, ठीक है जी, ये सवाल कभी कभी आ जाता है, इसे नोट कर लेना, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट है पोलिनियम। पोलिनियम क्या होता है? तो पोलिनियम भैया फैमिली एस्क्लेपिडिएसी और ऑर्किडेसी, कैलोट्रोपिस और ऑर्किड में। कैलोट्रोपिस किसका मेंबर है? एस्क्लेपिडिएसी का, ऑर्किडेसी का ऑर्किड। इनमें आपने देखा होगा, आपने कुछ थैले जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आपके एंथर लोब जो है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको हम पोलिनियम कहते हैं। लाइक इस तरह के 2 स्ट्रक्चर, ये पोलिनियम कहते हैं इसको। ये सवाल आता है पोलिनियम कहाँ मिलता है। नेक्स्ट है कंपाउंड पोलन ग्रेन कहाँ देखने को मिलते हैं? भैया कंपाउंड पोलन ग्रेन मतलब जो टेट्राड है वो जब सेपरेट नहीं करता तो कंपाउंड पोलन ग्रेन कहते हैं। ऐसा ड्रोसेरा में, जेट्रोफा में होता है। ड्रोसेरा जेट्रोफा, जेट्रोफा जो भैया बायोडीजल प्लांट है, ये सवाल, इसका एक और सवाल फंसता है कभी कभी। जेट्रोफा इज ए बायोडीजल प्लांट, तो इसे आप मार्क कर लीजिएगा, ये आता है पेपर में, ठीक है। तो ये आपका हुआ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये फोटो आप देख लीजिए, यहाँ से ध्यान से देखिए, इसमें सवाल जो बच्चों को पूछा जाएगा वो ये होगा, सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, उसके अंदर टेपेटम, 4th लेयर, उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो ये लाइन याद रखनी है, 1 2 3 4, ठीक है, ये ऐसे नंबर से याद रखना है, मतलब अंदर कौन बाहर कौन है, ऐसा सवाल आएगा। फिर यहाँ पर मैंने एक सवाल नोट किया है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। जहाँ से आपकी स्पोरेंजियम खुलती है, जहाँ से एंथर आपका डाइजेशन करता है, जहाँ से एंथर फटता है, वहाँ एंडोथीशियम पतली पाई जाती है, उस जगह को स्टोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमियम। और वहाँ पर एंडोथीशियम थिन होती है और हाइग्रोस्कोपिक होती है, नमी सोखती है और अंदर की तरफ मुड़ती है, जिससे यहाँ से एंथर फट जाता है। एंथर के फटने के बाद दुनिया भर के जो इसके अंदर पोलन ग्रेन भरे होते हैं, ठीक है जी, वो आप पढ़ोगे आगे, बनेंगे। पोलन ग्रेन अभी बनाया नहीं ना मैंने, बना भी दिया पर बनाया नहीं है, समझाऊंगा पूरा।
तो पॉलन ग्रेन जो एप्लॉयड होते हैं वो इसमें अंदर से बाहर निकल जाते हैं, इसे कहते हैं पॉलिनेशन हो जाएगा। तो डाइजेशन ऑफ एंथर के बाद पॉलन ग्रेन पॉलन सैक से बाहर निकल जाएंगे और ये दो स्पोरेंजियम थी ना यहाँ पे, एक यहाँ थी एक यहाँ थी, दोनों के बीच की जो वॉल है वो डिजॉल्व हो जाती है और ये पूरा चैम्बर बन जाता है। बीच में आपको एक टिश्यू दिख रहा होगा, यहाँ तो दिख ही रहा है, इसको कहते हैं कनेक्टिव। ये मैंने पीछे बताया था, दोनों लोग को जोड़ के रखता है। यहाँ भी दिख रहा है कनेक्टिव। ये एक स्टेराइल पार्ट है जो कि आपका फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है। बाकी ये सब लेयर्स के नाम हैं, तो ध्यान रखना। स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉयड होता है जो बीच में भरा होगा। टेपेटम का काम आपको पता ही लग गया है। तो यहाँ तक का आपको समझ आ गई बात, क्या क्या पेपर में आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, 2 लाइन यहाँ से और पढ़ देते हैं अभी इस वीडियो में ही। एज ईच सेल of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad. Each one is a potential pollen or microspore mother cell. तो ये पता क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हर एक सेल एक पोलन मदर सेल और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है। हर एक सेल जो है वो सब की सब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेंगी और माइक्रोस्पोर बनाएंगे। ठीक है, एंड द माइक्रोस्पोर एज द फॉर्म दे आर अरेंज इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल। उनमें कहा टेट्राड बना के रखते हैं। टेट्राड में अलग अलग तरह के टेट्राड हो सकते हैं। टेट्राड लाइक अगर मान लो ऐसा है, मैं वैसे ही बना रहा हूँ, ये अगर ऐसा है तो ये आइसोबाइलेटरल है, और अगर ये ऐसा है तो ये टेट्राहेड्रल है। कैसा है? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल टेट्राड जो है वो डाइकोट में मिलता है नॉर्मली। आइसोबाइलेटरल टेट्राड जो है वो मोनोकोट में मिलता है नॉर्मली। बाकी और भी तरह के होते हैं। ठीक है, ऐसा। फिर यहाँ लिखा है एज द एंथर मैच्योर इन डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज विद द डाइजेशन ऑफ एंथर, जो एंथर के फटने पर बाहर निकलते हैं। ठीक है, यहाँ तक का हम इस वीडियो में आज कवर किया है। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जैसा अगर नहीं भी लगी तो आप कमेंट करके बताइए क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करूंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट दीजिए तो आपको भी मैं बहुत सपोर्ट करूंगा। आगे चलकर मैं क्वेश्चंस की वीडियो, नीट में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा आपको जो कि पेपर में आती हैं। जहाँ जहाँ मार्क किया है मार्क कर लीजिएगा। जो सवाल बताया पूछा जाएगा पूछ लीजिएगा। कोई सवाल हो कमेंट कर देना, कुछ भी कर देना, बस बता दूंगा। ठीक है, तो आप कोशिश करना जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो छोटी मोटी, तो आप कमेंट करके बता देना कि मैं बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हमारा चलता रहेगा लगातार। अब हम फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चल रहा है साथ में उसकी वीडियो बनाएंगे। तो आपको लगातार ये कंटेंट मिलता रहेगा जो कि आपके नीट के एग्ज़ाम में बहुत मदद करने वाला है। तो तब तक के लिए देखते रहना लगातार बायोलॉजी वाला। टेक केयर, बाय बाय।